मैंने मैंने जो मर्सिया से मेरा ताल्लुक जो है वो 9 साल की उम्र से है। और हम्म। ये समझ लीजिए कि पैदाइशी है कि मेरी 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 वालदा को बहुत से मर्सिया जो थे वो याद थे, 70 77 80 के करीब हम्म। मर्सिया याद थे। तो मैंने मैंने हर हर वक्त उनसे मर्सिया सुने हैं, सोते जागते उठते बैठते रोटी पकाते हुए हर तरफ से मैंने मर्सिया से, वो मेरे मर्सिया मेरे कानों में घुले हुए हैं। हम्म। तो मेरा ताल्लुक उर्दू से इतना नहीं है जितना मर्सिये से है, क्योंकि मर्सिये मैंने उर्दू से पहले सीखे हैं, उर्दू सीखने से पहले मर्सिये सीखे हैं। तो मैंने फिर उसके बाद फिर तहतुल लफ्ज पे भी मैंने अपना बहुत ज्यादा मैंने तवज्जो की अपने लड़कपन में। उसके बाद मैं जब मैं जो तालीम की तरफ गया तो मैंने, जारी बात है मेरा रुझान तालीम का अलहदा है, मेरा शौक मर्सिया है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन जो है वो मेरा इंजीनियरिंग है जी। और उसमें मेरा प्रोफेशन रिसर्च है। मगर मैं जब गया तो उसके बाद मैंने वापसी पे, जब मैं मर्सिया पे मैं गया हूँ कनाडा शिफ्ट होने के 13 साल बाद मैं वापस गया हूँ पाकिस्तान, तो मैंने दोबारा जिंदगी में सेटलमेंट मेरी हो चुकी थी, तो मैंने दोबारा मर्सिया की तरफ रुजू किया। मैंने कहा देखूं कि क्या हालात हैं। हालात इतने बुरे थे और मैं यहाँ पे, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं डिजिटलाइजेशन का हेड हूँ यहाँ पे सीमेंस कनाडा में। हम्म। तो मैं ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में, मेरा सब्जेक्ट ही यही है। और जहां दुनिया जा रही है वहां पे आपको इस बात की अब जरूरत नहीं है कि आप वही रविश इख्तियार करें जो कि 18वीं सदी में थी, 16वीं सदी में थी, 19वीं सदी में थी, 20वीं सदी में थी। आपको सारी चीजें तब्दील करना पड़ेंगी। आपकी रिसर्च आपका आपका मयार, आपका जितना भी एकोसिस्टम कहते हैं हम इस चीज को, एकोसिस्टम, क्योंकि आप पीएचडी की तालिबा है। मैं आपसे वैसे बात नहीं करूंगा जैसे मैं एक मर्सिया के शौकीन आदमी से बात करता हूँ। ये हम एक एकोसिस्टम कहते हैं जहां पे हमें कल्चर चेंज करना पड़ता है और कल्चर चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो डेटा होती है। डेटा इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन 21st सेंचुरी। आपको मवाद देना पड़ेगा हर चीज के लिए। अगर आपको लोगों का रुझान बदलना है किसी चीज की तरफ, तो आपको मवाद देना पड़ेगा और उसे हम डेटा कहते हैं। साइंस में डेटा कहते हैं, इंजीनियरिंग में डेटा कहते हैं, सॉफ्टवेयर में इनपुट आउटपुट कहते हैं। और जब जब हम करबला की बात करेंगे तो उसे मर्सिया कहेंगे। हाँ। सबसे बड़ा डेटा जो है करबला का, वो मर्सिया है। जी। अब उस मर्सिये में जब आप पलट के देखते हैं तो आपको ऐसे ऐसे शौकीन अफराद नजर आते हैं जिन्होंने अपनी लाइब्रेरियां बसा ली हैं, मगर उन्होंने लोगों के लिए वो मर्सिये आगे नहीं बढ़ाए। उनके हम्म। जाती कुतुब खानों में हैं, मगर नए दौर की आर्काइव जो हैं वो पुराने दौर की आर्काइव से इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि पुराने दौर की आर्काइव में आपको अलमारियों की जरूरत होती थी, शेल्फ्स की जरूरत होती थी। नए दौर की आर्काइव में आपको एक डिजिटल डिवाइस की जरूरत। तो ये ख्याल क्योंकि मेरा था शुरू से, तो मैं ये लफ्ज आया सबसे पहले और मैंने कहा कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ई मर्सिया। उसका ताल्लुक मेरे जहन में इस वजह से था क्योंकि जब मैंने मैंने मैं बेटा, मैं बहुत इतना ज्यादा नहीं हूं, मैं 1973 की पैदाइश हूं, मगर मैंने ईमेल बनते हुए देखा, इंटरनेट देखा है अपने सामने होते हुए, और मैं इन चीजों का स्टूडेंट रहा हूं। तो जब ईमेल बनी तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि मैं मर्सिये को ई मर्सिये की तरफ लेके जाऊंगा और मैं उसे डिजिटल कर दूंगा। हम्म। शुरू में मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आए जिसमें मुझे कहा गया कि मेरे खिलाफ इंडिया में लॉ सूट हो जाएगा और ये हो जाएगा, आपकी नवल किशोर की फैमिली जो है वो सारी चीजें। तो मैंने फिर कॉपीराइट लॉज पढ़े कि कॉपीराइट लॉज क्या है, वो कॉपीराइट हम्म। लॉज भी पढ़ चुका करके मैंने फिर ई मर्सिया की वेबसाइट मैंने बनाई। मैंने खुद डिजाइन की है ये वेबसाइट, मैंने खुद बनाई है, सारी चीजें मैंने इसकी खुद वेबसाइट डेवलपिंग सीखी, सारी चीजें करके मैंने शुरू किया काम। तकरीबन 20 से 25 मर्सिये जो मेरे पास थे, आज ये हाल है कि उस वेबसाइट पे तकरीबन 3,500 के करीब मर्सिये शामिल और 500 मर्सिये अभी प्रोसेसिंग में है मेरे पास। और तकरीबन अब मेरे ख्याल में कुछ ही ऐसे नामी शायर रह गए हैं जिनके मर्सिये इस वेबसाइट पे नहीं है। तो अब मेरा जब मैंने ये काम कर लिया, अच्छा उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको अगर पता हो तो एसईओ एक चीज कहलाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आपको वो वेबसाइट बतलाती है
कि मेरा क्या हाल है, मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं कितना बेहतरी इख्तियार कर रही हूँ। आपकी तो कितनी ये रीच है? जी रीच कहते हैं शायद उसे, रीच कहते हैं कि आप कितने लोगों तक कितनी रीच है, उसे शायद रीच बोलते हैं। उसमें आप रीच कह लें या उसमें आप जो है वो जो भी उसे कहना चाहें। तो उसमें शुरू में पहले साल में तो जाहिर बात है इतना लोगों को पता नहीं था। तो हम्म। अब तक के मेरे ख्याल में इस वेबसाइट को मैंने 2017 पे इस पे काम शुरू किया था। 2019 में मैंने इसे, वो सारी तफसील मेरी किताब में है, उसका लिंक आप उर्दू पढ़ सकती हैं ना? मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। आई एम टेकिंग उर्दू की क्लासेस। मेरा एक्चुअली सब जो एकेडमिक्स है ना, वो इंग्लिश में रहा है, तो इसलिए ठीक मुझे है। थोड़ी सी आप दिक्कत होती है। नहीं तो मैंने उसमें अभी आप ये उसका इंडेक्स ही देख रही थी, आपने ई मर्सी का अलग से आर्टिकल दिया हुआ है और उसमें डिजिटलाइजेशन का भी अलग से आर्टिकल है, तो मैंने इंडेक्स पढ़ा उसका। हाँ, तो उसमें सारी चीजें आप जब देखेंगी तो उसमें मैंने ये चीजें सारी डिफाइन की हैं कि मैंने किस तरह से की हैं। तो अच्छा, उसमें जितना भी डेटा है वो डेटा बेटा जो है वो है 2019 का डेटा है, क्योंकि किताब 2019 में आई थी, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च करके कंप्लीट किया, उसे 1 साल देखा और उसके बाद मैंने ये लिख दी। हम्म। मगर अब जो हाल है वो ये है कि अगर मैं अपने पेज व्यूज देखूं हम्म। इमर्सिया की वेबसाइट के, तो पेज व्यूज जो हैं वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब हैं। हम्म। और अगर मैं नंबर ऑफ कंट्रीज देखूं तो तकरीबन 154 के करीब है। अगर मैं आपसे, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप सारी चीजें डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी थीसिस में शामिल कर लीजिएगा, मुझे कोई मुजाहिदा नहीं। वेबसाइट के अंदर ये सारे डेटा दिए हुए होगा? वेबसाइट में मैंने वेबसाइट में ना जैसे कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे मैंने एक मर्सिया निकाला तो उसके नीचे दिया हुआ था कि ये इतने व्यूज हैं और आज का व्यू इतना है। नहीं नहीं, वो बेकार, वो अच्छा बेकार। अच्छा। वो आप वो आपको जाना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स पे। और अच्छा। गूगल एनालिटिक्स पे अगर मैं कस्टमाइज करूं तो ये मेरे मेरे फोन पे ही है, अभी मैं करके आपको बताता हूं। सो 2018 ये अगर मैं करूं और सेव करूं इसे, हम्म। तो फॉर एग्जांपल मैंने पिछले 2 साल का अगर ये किया है, आप अगर देख सकें तो ये पिछले, देख सकती हैं आप? हाँ, पेज व्यूज 1 पॉइंट थोड़ा सा नीचे करेगा, 1.1 मिलियन। जी, जी। हाँ। पिछले पिछले 2 साल में आप देख सकती हैं, दो ये जो आपको पीक्स नजर आ रही हैं, ये रमजान और मुहर्रम की पीक्स हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो अब हाँ, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, आप अपनी जी, थीसिस में शामिल कर दीजिएगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप ईमेल आपका है मेरे पास, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो बहरहाल, तो ये डिजिटलाइजेशन की बात आज जब आप करती हैं, तो एक तो चीज ये है डिजिटलाइजेशन की कि आपने आपने डेटा उठाया और आपने लोगों तक के पहुंचाया। तब उसमें होता यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी इस बारे में बसर कर रहे थे कि उन्हें मर्सिया मिल जाए ताकि वो पढ़ सकें, उनको उंगली के इशारे में मर्सिया मिलना शुरू हो गए। हुआ ये कि फिर मर्सिये जब मिलना शुरू हुए तो लोगों में मर्सिया पढ़ने का रुझान हुआ। जो तहजुल लफ्ज खानी जो है दम तोड़ रही थी, अब पाकिस्तान इंडिया में ये हाल है कि नए नए अशरे शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी तक मर्सिया मैसर आ गया। तो हम्म। ये डेटा की, कंटेंट की, डेटा की, मवाद की ये ताकत है। तो वो ताकत जो है वो लोगों तक के मर्सिये के फरोग में आगे बढ़ रही है। अच्छा, जब ये कंप्लीट हो चुका काम, तो फिर मैंने ये कहा कि अब जब 3,500 के करीब मर्सिये, फिर मैं खुद तैतुल लफ्ज हूं, मैं खुद जो हूँ वो मर्सिया पढ़ता हूँ, मेरा शौक है। तो मैं मिंबर पे भी पढ़ता हूँ और मैं टीवी के लिए भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है। तो मैंने फिर जो टीवी के लिए रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की, तो उसमें मैंने ये किया कि मेरा एक अलग अंदाज है, मेरा एक अलग अतवार है। और उसमें जो क्लासिकल तरीका है इंडिया में पढ़ने का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उस दौर का है जब माइक नहीं होता था, वो उस दौर का है जब आपको जब वेव्स इस्तेमाल करनी पड़ती थी ताकि आपको लोगों तक के अपनी बात पहुंचानी पड़े। जहां पे एक आदमी 300 के मजमे के बाद खड़ा करना पड़ता था कि वो 300 के मजमे के बाद मिसरा रिपीट करे ताकि वो अगले 300 लोगों तक के पहुंचा सके। ओह, इंटरेस्टिंग। ये वो दौर था, ये वो दौर था। मगर अब दौर ये है कि आप जरा सी सरगोशी करते हैं और आवाज दुनिया तक के पहुंच जाती है। तो उसमें मेरा तरीका मर्सिया फैलाने का था, तो मैंने उसमें मर्सिया फिर पढ़ने शुरू किए। हर साल मैंने 10 से 12 मर्सियों के एल्बम निकालना शुरू किए जो मेरे
निकलते रहते हैं हर साल। तो पिछले साल मैंने जोश का, आवाज़ है हक, और इसी तरह 12 के 8 या 9 के करीब मैंने पिछले साल मरसिए पढ़े। फिर लोगों ने वो सुनना शुरू किए, फिर उनको सुनते सुनते लोगों ने मरसिए पढ़ना शुरू किए। फिर मिंबर पे जो मरसिया पढ़ रहे थे उन्होंने मिंबर पे देखा पढ़ते हुए। पाकिस्तान में अभी भी पढ़े जा रहे हैं, इंडिया में लखनऊ में माशाल्लाह से बहुत लोग मरसिए पढ़ रहे हैं, हर जगह मरसिए पढ़े जा रहे हैं। मगर फिर बात अगर यहां की हो और यहीं पे खत्म हो जाए तो उसमें किसी चीज का प्रोपोगेशन नहीं है, फरोग नहीं है। तो मैंने इसी वजह से उसे डिजिटल करने के लिए एक फरोग मरसिया के नाम से इदारा कायम किया कि जिसमें जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ई मरसिया उसका एक प्रोजेक्ट है। फिर मैं जितने भी लोग हैं जो मरसिया बेचारे छोड़ के इंतकाल फरमा चुके हैं, उनके मरसिए जब मुझ तक पहुंचते हैं तो मैं उनकी कंपोजिंग करा के उनको डिजिटलाइज करके ई मरसिया पे पहुंचा देता हूँ, या मैं उनकी किताबें छाप देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है वो दबीर के जितने भी मरसिए हैं, डॉक्टर तकी आबदी माशाल्लाह से यहाँ पे कनाडा में बहुत बड़े स्कॉलर हैं और वो अनीस पे काम कर रहे हैं। तो वो अनीस की किताबें सामने ला रहे हैं दोबारा। तो मैंने कहा मैं दबीर पे करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी फरंगे दबीर कंप्लीट की थी पिछले साल। तो फरंगे दबीर के बाद मेरी पहली किताब दबीर के मरसिए पहली मेरी आ गई, उसमें मैंने 39 मरसिए यूज किए। अब दूसरी आ रही है, तीसरी आएगी, 9 या 10 जिल्दें दबीर की आएंगी, दबीर का काम कंप्लीट हो जाएगा। जब वो काम कंप्लीट होगा तो वो डिजिटलाइज भी हो जाएगा और वो ई मरसिया पर आ जाएगा। ठीक है ना? अब आप सुनिएगा बात, मरसियों की प्रिंटिंग, रीप्रिंटिंग वो अलग चीज है, मगर मरसियों को डिजिटलाइज करना वो अलग चीज है। अब ये मरसिए आने के बाद फिर जब मरसियों की तादाद में कमी हुई तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अब मुझे शिफ्ट होना चाहिए प्रिंट मीडिया की तरफ। देखिए हम आपको बता दें, किसी भी चीज की को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अवामिल होते हैं। मैं अगर मुश्किल उर्दू बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे फिर उस तरह से बात कर लूंगा। थोड़े से इजी यूज करिएगा उर्दू के। हाँ, तो अगर अगर मैं जो मुश्किल उर्दू के लफ्ज है वहां इंग्लिश यूज कर लेता हूँ। तो जितने भी कैटेगरीज होती हैं ना, जितने भी कैटेगरीज होती हैं किसी भी चीज को प्रोपेगेट करने के लिए, उनके लिए आपको मुख्तलिफ लेवर्स की जरूरत होती है, मुख्तलिफ लीवर्स आते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किताब लिखी, वो डिजिटल होके लोगों तक के पहुंची। आपने ई मरसिया के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया, वो लोगों तक पहुंचा और उसे आपने ई मरसिया कहा। फिर आपने सिंपली जो है वो एक फेसबुक का ग्रुप बनाया, उसमें आपने दुनिया भर से मरसिए के जितने भी लोग मरसिए पे बात करना चाहते हैं वो सब के सब आ जाएं उसमें, मगर उसकी कुछ शर्तें हों, और वो शर्तें ये हों कि एक दूसरे की दिल आजारी ना करें, एक दूसरे पर भक्तियां ना कसें, यू डोंट हैव टू इंसल्ट एनी अदर पर्सन व्हेन यू देयर। और फिर उसके बाद आप सिर्फ मरसिए की बात करें। You have to talk about literature and that's it. You have to talk about the language and literature instead of talking about each other. सही है ना? तो अब उसमें हुआ ये कि जुड़ते 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 तकरीबन 7,000 के करीब लोग वहां पे पहुंच गए। बाज लोग ऐसे आए, उन्होंने कहा हमारे दादा जो थे उन्होंने मरसिए लिखे थे, उनके मरसिए नहीं है, आप ले लें, आप छपवा दें। हमने कंपोज करके ई मरसिया पे ऐड करवा दिए। बाज लोग ऐसे आए कि जिन्होंने कहा जी हमारे अब्बा जो है मरसिए कहते थे मगर हमें इतना शौक नहीं था, ये सारी चीजें देख के हमें शौक आ गया, वो पढ़ना शुरू कर दिए। तो इस तरह 7,000 के करीब मरसिए से जुड़ी पूरी दुनिया की जो आप ये कह लें कि एंटिटी है, वो इस ग्रुप फरोग मरसिया पर आ गई। अब क्या हुआ उसका फायदा? अब अगर इंडिया में एक मरसिया की मजलिस है, वो वहां पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कराची में अगर हो रही है, वो वहां पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड में अगर मरसिया पे काम हो रहा है, वो वहां पे पोस्ट किया जा रहा है। जर्मनी में अगर अली जैदी काम कर रहा है तो वो वहां पे पोस्ट किया जा रहा है। इवन तंजानिया में अगर फरहान रजा जाके मरसिया पढ़ रहा है तो वो उस फरोग मरसिया के ग्रुप पे पोस्ट किया जा रहा है। तो उससे हुआ ये कि you have formed a nucleus and all these countries and the Murcia lovers in these countries started acting like your electrons who is connected to the nucleus. Simple. तो अब उसमें अब यहां पे जब ये भी बात हो गई और ई मरसिया की वेबसाइट आपके पास मौजूद है, फिर मैंने यूट्यूब चैनल एक खोला सोशल मीडिया में, जहां पे मैंने तकरीबन अपने पढ़े हुए 100 के करीब मरसिए मैंने रखे। फिर मैंने टॉक शोज किए, नॉलेज ट्रांसफर के लिए मैंने टॉक शोज करना शुरू किए। ये सारी चीजें मरसिए को डिजिटलाइजेशन करने के ऊपर है, जो आपका सब्जेक्ट है।
तो मैंने फिर मैंने फॉर एग्जांपल शुरू किया डॉक्टर तकियाब्दी के साथ। मैंने तकरीबन 22 से 25 सिटिंग की जहां पे मैंने उनसे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की। फिर मैंने डॉक्टर हिलाल नकवी के साथ तकरीबन 30 के करीब सिटिंग की, नॉलेज ट्रांसफर की, जहां पे मैंने उनसे मरसिए के बारे में बहस की। उर्दू मरसिए का सफर हो गया, जोश का टॉपिक आ गया, अनीस का टॉपिक आ गया, किताबों का टॉपिक आ गया, मरसिए की तनजुली यानी नीचे जाने के बारे में बात हो गई, मरसिया पढ़ने के बारे में जावेद हसन, फरहान रजा और मैंने 8 एपिसोड किए। तो हमने हर चीज को, नॉलेज ट्रांसफर को डिजिटलाइज करके रख दिया लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें सारे के सारे ये टॉक शोज, सारे के सारे ये पढ़े हुए मरसिए, सारे के सारे ये सारी चीजें जो हैं प्रोजेक्ट की सूरत अब लोगों तक के मौजूद हैं। आप पहली नहीं है जो मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं, कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझसे तकरीबन पाकिस्तान में 7-8 किस्म के लोग, जो 7-8 जो हैं पिछले साल मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि ई मरसिया अब बाकायदा एक तरह से रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। जो भी मरसिया पे एमफिल कर रहा है या पीएचडी कर रहा है, वो ई मरसिया को बनिस्बत रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। यानी और उसमें फायदा ये हुआ है कि जो मरसिया बिखरा हुआ था वो एक जगह जमा हो गया। अब ये प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ मंजिलें जब कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मरसिया डिजिटलाइज तो हो रहा है, मरसिया एक दौर से दूसरे दौर में तो जा रहा है, मगर अभी भी एक चीज जो नहीं हो रही, वो हर दौर में मरसिए पर काम होना जरूरी है। अच्छा, मरसिए पर काम होने से मुराद ये नहीं होता कि मैं घर में बैठा मैंने मरसिया कहा और रख के लोगों तक के पहुंचा दिया, किसी मजलिस में पढ़ लिया या किसी मिंबर पे पढ़ लिया। ये काम है, मगर ये काम सिर्फ 25 लोगों में पहुंचता है, दुनिया तक नहीं पहुंच पाता। तो तरीका क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा, और ये हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में सोच का फुकदान है। आई थिंक इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंटेम्प्रेरी अप्रोच, कि हम ये समझते हैं कि हमने मजलिस में मरसिया पढ़ लिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। बात ये नहीं होती। मकसद करबला जो था वो मरसिया पढ़ना नहीं था, मकसद करबला मरसिया पहुंचाना था, हजारों की तादाद में। वरना खानदान रिसालत को ऊंटों पे बैठ के मरसिया पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वो मरसिया आज भी आपको मिलते हैं। जनाब ज़ैनब का मरसिया हो, जनाब अकीला इब्ने अबी तालिब का मरसिया हो, जनाब उम्मे कुलसूम के मरसिया हो, जनाब इमाम हुसैन के मरसिया हो, ये तमाम के तमाम मरसिए इस वजह से नहीं पढ़े गए कि हमने पढ़ा और हम खुश हो गए। वो मरसिए इस वजह से, मरसिया करबला की प्रोपगेशन है, करबला के वाकये को दुनिया तक पहुंचाना, हक की आवाज को उभारने के लिए जो आवाज मुंतखब की गई वो मरसिया की आवाज थी। ठीक है ना? तो अब वो 25 लोगों में जो मजलिस हो रही है वो बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर उस मजलिस को आपको एटर्नल लाइफ देना है। तो आप किस तरह देंगे कि आप जो नया मरसिया वहां पे पढ़ा जाए, या नया सलाम पढ़ा जाए, या नया टॉपिक डिस्कस किया जाए, उसको लिए आपको प्रिंट मीडिया की जरूरत होती है। और प्रिंट मीडिया क्या करता है, वो आपको रिसर्च में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी दबीर पे अगर इशारिया लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दबीर पे इशारिया आज तक के नहीं लिखा गया, कंटेंट दबीर की कंटेम्परेरी अप्रोच के साथ कंटेंट नहीं डिफाइन की गई है अभी तक के। दबीर की 150 साल हो गए मरे हुए उसे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो मुझे 100 साल पहले शाया होने वाले जो मरसिए के मैगजीन है वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास 50 साल पहले जो मरसिए के मैगजीन पाकिस्तान इंडिया में शाया हुए हैं वो रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। 25 साल पहले डॉक्टर हिलाल नकवी का रिसाई अदब जो है, उनमें जितने भी मजामीन लिखे गए, वो एक एरा को अपने अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब मैंने उसके बाद फिर मैंने मैगजीन शुरू किया, सहमाही या क्वार्टरली, और उसका नाम मैंने रखा फरोग मरसिया। तो वो फरोग मरसिया मैगजीन मैं कराची से निकाल रहा हूँ और इलाहाबाद से निकाल रहा हूँ, इंडिया से। ओह, इलाहाबाद से निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में कराची से और इंडिया में इलाहाबाद से निकल रहा है। और वो क्वार्टरली मैगजीन जो है वो हार्ड कॉपी की शक्ल में पूरी दुनिया में फैल रहा है। और उसका फायदा ये हो रहा है कि अब जो नए लिखने वाले हैं मरसिए के, या सलाम पढ़ने वाले हैं, या मजमून लिखने वाले हैं, वो लोग जो हैं
वो मर्सिया के बारे में लिख रहे हैं, और ये दौर जो पहले मर्सिया के बारे में मैगजीन्स का खत्म हो गया था, वो दौर दोबारा से शुरू हुआ है। अब मेरा उसमें एक उसूल है, मैं चाहता हूं कि लोग अपने हाथ में पहले मर्सिया को पढ़ें, अपनी दी हुई चीजों को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद 1 साल बाद मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं रिलीज कर देता हूं ई मर्सिया की वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहली और मेरे 6 शुमारे अभी तक आ चुके हैं, 7वें शुमारे पे अभी काम हो रहा है, और मेरा पहला और दूसरा जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि वो सोशल मीडिया पर भी प्रोपोगेट हो जाए, और वो आपका जो है वेबसाइट पे भी सॉफ्ट कॉपी उसकी चली जाए। अच्छा, यहां पे एक बात जिसको सोचना बहुत जरूरी है, यहां पे आप इस टॉपिक को भी देख सकती हैं कि लोग आपसे कहेंगे कि हार्ड कॉपी जो होती है वो हार्ड कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी की होती है। हार्ड कॉपी की एक लाइफ है, सॉफ्ट कॉपी की कोई लाइफ नहीं है, अगर उसे सही तरह से जो है वो लाइब्रेरी में आप प्रेजेंट करें। जो किताबें लिखी गई, ये मैंने अपने फरोग मर्सिया की जो किताब थी उसमें मैंने इस चीज को डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरीके से। एक किताब आप अगर छापते हैं तो उसकी 250 कॉपीज छापते हैं या 500 कॉपीज छापते हैं। उन कॉपीज को छापने के बाद आप उन्हें मुफ्त बांट देते हैं, क्योंकि किताबें खरीदने वाले मर गए, वो हमसे पहली नस्लों के थे। अब कोई किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए लोग नहीं खरीदते, मुफ्त में मांगते हैं। हाँ, मगर जो सिलेबस में किताबें होती हैं उनके लिए हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज है। नॉवेलों के लिए, फैशन के मैगजीन्स के लिए बहुत लोग पैसे खर्च करेंगे, मगर जहां पे आपको लिटरेरी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, वहां पे लोग कुछ नहीं करना चाहते। और ये सही भी है, क्योंकि क्यों करें, जब मुफ्त में लोग बांटने के लिए तैयार हैं अपना काम, तो पैसा खर्च क्यों किया जाए। तो उसका हल ये है कि आप किताब लिखें, छापे नहीं, मगर लोगों को ऐसे फॉर्मेट में दे दें जो कि ई मर्सिया पर हो, ताकि लोग प्रिंट कर लें। तो मैंने फिर बुक्स का एक सेक्शन शुरू किया ई मर्सिया पे, और उसमें मैंने अभी तक के तो 100 के करीब बुक्स मैंने अपलोड किए हैं जो कि लोगों के पास मौजूद नहीं है। मर्सिया के बारे में ये बात बहुत जरूरी है, अगर आप रिसर्च की तालिबा हैं बेटा, कि नंबर 1 आपको ये पता हो कि मर्सिया की हिस्ट्री क्या है, नंबर 2 कितने लोगों ने काम किया, वो काम कहां पर है और जमा है या नहीं है। तो मेरा इतने सालों की रिसर्च का लुब्बे लुबाब जो समरी जो है वो ये है कि मर्सिया पे शायरों की तादाद आज तक जिन्होंने मर्सिया लिखा या मर्सिया कहा, वो 1100-1200 से ज्यादा नहीं। ठीक है, पिछले 500 साल की 500 इयर्स की तारीख है मर्सिया। फिर उसमें मर्सिये जितने लिखे गए हैं उनकी तादाद मुश्किल से 5,500 से 6,500 के दरमियान, 5,500 to 6,500। अनीस के मर्सियों की तादाद 237, 237 जो कि मतबूआ है, प्रिंटेड है। दबीर के मर्सियों की तादाद 456 जो कि प्रिंटेड है। मैंने अपनी किताबों में इनका हवालों के साथ इनका जिक्र किया है। तो फरंगे अनीस में मैंने अनीस के मर्सियों की फहरिस्त दी है, फरंगे दबीर में मैंने दबीर के मर्सियों की फहरिस्त दी है। तो दबीर के मर्सियों की फहरिस्त इससे पहले कभी किसी भी किताब में नहीं आई थी, और उसमें मौजूद है। और अब मैं उसके इशारिये की बात कर रहा हूँ, उसके सोर्सेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर तालीम अपनी रिसर्च में की है, तो मुझे पता है कि सोर्सेस कितना जरूरी होती हैं। मगर जब हम अपनी बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने मर्सिया पर काम किया, उन्होंने सिवाय जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे डॉक्टर नैयर मसूद हुए, या आप अल्लाह भला करे ये डॉक्टर तकियाब्दी हुए, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो है वो रिसर्च पे काम किया, मगर सोर्सेस पे काम नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आपके पास कोई मखतूता आ रहा है पुराना, तो उसमें अगर नीचे लिखा हुआ है कि फला फला ने फला फला करके फला फला कुछ किया, तो आपने उसे मान लिया, मगर सोर्सेस पे काम करना बहुत जरूरी होता है। और उसमें बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इर्तिदा अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर तकियाब्दी अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी ने बेहतरीन काम किया है, डॉक्टर नैयर मसूद ने बहुत बेहतरीन काम किया है, मसूद अजम रिजवी अदीब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी वही स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट को लाने के लिए, कि आपकी सोर्सेस सही हो। एट द एंड ऑफ द डे समरी क्या है
समझ ये है कि 5 साल पहले मर्सिया बिखरा हुआ था, मगर डिजिटलाइजेशन की वजह से मर्सिया एक जगह जमा हो गया है। एक ई मर्सिया फ्लैग बैरियर का काम कर रही है, जहां पे मर्सिया पे लिटरेचर मौजूद है, जहां पे मर्सिया पे डिक्शनरीज मौजूद हैं, जहां पे मर्सिया खुद मौजूद हैं, जहां पे मर्सिया पे रिसर्च एमफिल डिग्रीज के मकाले मौजूद हैं, जहां पे पीएचडी के मकाले मौजूद हैं, जहां पे 100 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं, जहां पे मर्सिया में ऑडियो और वीडियो में पिछले 75 साल के तमाम पढ़ने वालों के वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो मर्सिया में काम हो सकता है वो प्रिंट मीडिया में फरोग मर्सिया का रिसाला कर रहा है। और फिर आगे के प्रोजेक्ट सिंपली ये हैं कि एक फरहंग बनाई जाए जो कि जिसका उन्वान होगा फरहंग मर्सिया, जिस पे मैं काम कर रहा हूं। 4 जिल्दों में ये फरहंग आएगी जो कि मर्सिया की 500 साल तारीख में जितने भी अल्फाज यूज हुए हैं उनमें से चीदा चीदा सेलेक्टेड अल्फाज इस फरहंग में मौजूद होंगे। ये मुझे तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लगेगा इस पर फरहंग को लाने में। उस पर अनीस पे काम हो गया, दबीर पे हो गया, जोश पे मेरी किताब जो है वो फरहंग जोश जो है वो जनवरी में आ जाएगी। और फिर दबीर की जितनी भी किताबें हैं वो इंशाल्लाह अगले 3 साल में आ जाएंगी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा और मर्सिया मेरे हिसाब से फिर डिजिटलाइज होके अगर पहले 50 लोगों के सामने था तो अब 50 लाख लोगों के सामने हो जाए। ठीक है। अब आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। जी, मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म का और कौन कौन पार्ट है? मतलब आपने बोला कि आप डिजिटलाइजेशन के हेड हैं अपनी कंपनी में भी, तो यहाँ पर आपका क्या रोल रहता है और बाकी सब और कौन कौन है जो इस मतलब ना एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है कुछ एक मर्सिया रिलीज करने का इधर, या जो आते हैं सबमिशन आते हैं लोगों के, तो वो किस तरह से रहता है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसमें? मैं ही इन्वॉल्व रहता हूँ। सारा काम जो है वो इसका मेरी ही निगाहों से गुजरता है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें नहीं लाना चाहता जो कि मर्सिया से मुंसलिक ना हो। और इसमें दूसरा जो भी वेबसाइट का जितना भी काम है वो सारा मैं खुद देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी के हवाले किया और उसमें क्वालिटी में थोड़ा भी फर्क आया तो फिर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो जाएगा। जहाँ तक मर्द के आने का ताल्लुक है, अब बात आती है फॉर एग्जांपल, तो डिजिटलाइजेशन का जितना भी काम है सारा मैं खुद देखता हूँ। अब अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं रिसाला निकाल रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसके लिए मुझे मेरी टीम में बाकायदा इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। उसको इंडिया में ऑन प्रतापगढ़ी इलाहाबाद से देखते हैं और पाकिस्तान में उसको रेहान अहमद और बशारत हुसैन देखते हैं। वो 2 अच्छे बच्चे हैं तीनों और मेहनत कर रहे हैं। फिर उसके साथ मेरा बाकायदा एक ये समझ लें कि आप स्टीयरिंग कमेटी कह सकते हैं। मैं जिनसे मशवरे लेता हूँ वो उनमें मर्सिया के जाने पहचाने जय्यद लोग हैं जिनसे मैं अपनी थॉट्स जो हैं उन्हें डिस्कस करता हूँ। उसमें डॉक्टर हिलाल नकवी हो गए पाकिस्तान से, जो कि कनाडा में ही अभी आए हुए हैं, बल्कि कल मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। और उसमें पाकिस्तान में जहाँ जब जब मर्सिया की पढ़त की बात आती है तो सैयद जावेद हसन साहब का नाम बहुत ऊपर आला मकाम है उनका। वो उनसे मेरा थॉट प्रोसेस चलता है आइंदा के रिसर्च प्रोजेक्ट्स का। तो एक टीम है और जो कि हेल्प आउट करती है। मगर डिजिटलाइजेशन का सारा काम मैं खुद देखता हूँ और आगे भी मैं खुद ही देखता रहूंगा। मगर इस बात का मैंने जरूर इंतजाम किया हुआ है कि व्हेन आई एम ओवर द वेबसाइट इज नॉट ओवर। तो ये वेबसाइट जो है वो 2050 तक के जो है मैं उसकी पेमेंट कर चुका हूँ और ये आगे अगर मैं हूं या ना हूं मगर ये वेबसाइट का काम कंप्लीटली चलता रहेगा। तो ये मैंने उसका भी इंतजाम किया। तो और उसके उसके बाद जितनी भी एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी आगे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यही है कि मर्सिया पे तकरीबन लिखे जाने वाली किताबों की तादाद अभी तक के वो तकरीबन 1000 से कम है। मर्सिया पर पिछले 500 साल में लिखे जाने वाली किताबों की तादाद 1000 से कम है, less than 1000। और उसमें से
50% किताबें मैं डिजिटलाइज करवा चुका हूँ। कितना और 50%, 50%? 500 किताबें मेरे पास डिजिटलाइज होकर आ चुकी हैं। हाँ। मगर मैं एकदम से उन्हें नहीं शामिल करना चाहता। वजह उसकी है कि फिर चीज अपनी वैल्यू खो देती। तो इस वजह से मैंने 500 किताबों में से 100 किताबें जो हैं मैंने अभी तक के अपलोड करवाई हैं, बल्कि की हैं। और वक्तन फवक्तन हर साल मैं 50 से 100 किताबें आगे बढ़ाता रहूंगा। और उसकी वजह ये है कि जो किताबें लाइब्रेरीज में जिन्हें दीमक खा रही है, या लोगों की घरों की अलमारियों में जिन्हें दीमक खा रही है, वो लाइब्रेरी से और घरों की अलमारियों से निकल के वो दुनिया जहान के सामने पहुंच रही हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा इसमें किरदार है वो उन लोगों का है जिन्होंने ये मर्सिया डोनेट की हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में हिस्सा लिया है। उसमें इंडिया के लोग भी हैं, उसमें इंग्लैंड के लोग भी हैं, उसमें कनाडा के लोग भी हैं, उसमें पाकिस्तान के लोग भी हैं, जिन्होंने मर्सियों को बढ़ाया है कि ये फला किताब है, आप इसको भी डिजिटलाइज करवा रहे हैं, ये फला मर्सिया है, आप इसकी भी हम आपको इसकी भी तस्वीरें खींच के दे देंगे। मर्सिया के ऊपर बहुत सारे लोग अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मर्सिया के फरोग के लिए हमारी नस्ल के मैं अपनी नस्ल की बात करूंगा तो हम लोग एक्स जनरेशन के लोग कहलाते हैं। तो हमारे यहाँ एक्स जनरेशन के लोग जो कि 70s 80s से पहले जो पैदा हुए हैं, 60s के बाद, वो एक्स जनरेशन कहलाती है। वाई जनरेशन तो फिर उसके बाद आती है, माफ कीजिएगा, हाँ, वाई जनरेशन फिर आपकी आती है। फिर नई जनरेशन जो है वो जेड जनरेशन है, या 17। तो उसमें इंग्लैंड में जीशान जैदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जर्मनी में अली जैदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में फरहान रजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया में मर्सिया पर इतना काम अभी नहीं हो पा रहा, और मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं हो पा रहा, मगर इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा। मगर लोग मर्सिया पढ़ रहे हैं बाकायदा। उनमें लखनऊ में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं मर्सिया पढ़ने की हद तक के। मगर रिसर्च में जो किताबें लिखने वाला माहौल होता है, जो मर्सिया को बढ़ाने वाला माहौल होता है, वहां पे स्ट्रगल कर रहा हूं मैं कि मेरे सामने कोई ऐसा नाम आए जो कि वाकई बहुत काम कर रहा हो। तो अभी ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी नस्ल से एक एक जनरेशन ऊपर जो थे, जो बेबी बूमर्स कहलाते थे, उनमें आपको डॉक्टर हिलाल नकवी हुए, तकी आब्दी साहब हुए, मुस्तर जौनपुरी साहब हुए, इंडिया में मुस्तर जौनपुरी साहब हुए, इंडिया में सैयद अली इमाम गौहर हुए। इसी तरह इंडिया में आपका और भी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर नई नस्ल में मर्सिया उस तरह से आम नहीं हो सका। अभी भी सीधा सीधा लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, मगर ऐसे आम नहीं हो सका जिस तरह से मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में आम हुआ है मर्सिया। शायद इसमें ये फुकदानों के उर्दू से दूरी एक एक नुकसान हो सकता है। मगर क्योंकि मैं इंडिया में कभी गया नहीं हूं और मैंने कभी वहां पे जाके लोगों से इस बारे में बात नहीं की है और माहौल नहीं देखा है, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो आप कह रहे हैं कि आप डिजिटाइजेशन करते हैं, तो इसमें आप ओसीआर टेक्नोलॉजी थोड़ी ना यूज करते होंगे? नहीं, होशियार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती इसमें। आपको सिंपली जो है वो ये देखना होता है डिजिटलाइजेशन। आप मर्सिया की डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हैं, आप, या आप एज ए प्रोफेशन की बात कर रही हैं? नहीं, डिजिटलाइजेशन ऑफ मर्सिया, इसी की आपकी जो ये वेबसाइट है इसकी। There is no reason for OCR. There is no reason for OCR. It is done actually in HTML, and it is simply done in a hosting platform. So you have to actually write pages, and those pages appears as simply digital Marcias, where you click and you can get the PDF. You can download it as well. And when you're downloading it, you can actually share it through WhatsApp, through Facebook, through any social media platform. So if someone is asking you about, okay, I need to get this Marcia, where can I get it? You go and search for it on the web, and you found it, you click on it, it will give you an option. Share it with WhatsApp, share it with Facebook, share it with the phone number, and you just click on it, WhatsApp, and you actually write the name, and here it goes. So you can propagate Marcia in 15 seconds by using HTML and hosting platform. अच्छा, ओके। तो मेरा जो एक्चुअली काम है वो, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ अपने रिसर्च के ऊपर,
तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं OCR करना चाह रही हूँ मर्सिया का, क्योंकि जो मैं आर्काइव बनाना चाह रही हूँ ना वो ऐसा हो कि वो एडिटेबल हो और नेविगेबल हो। क्योंकि इसके अंदर ये है कि आप मर्सिया, जब आपके पास टेक्स्ट होता है तो वो मतलब आप उसमें, आप समझ रहे हैं कि OCR जब हुआ हुआ होता है टेक्स्ट, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं एज मतलब ना टेक्स्ट टोकन्स और इन सब में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। तो मेरा काम इस वजह से थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप मतलब मैं चाहती हूँ आप इस बारे में कुछ बोले, अपने व्यूज बताएं जो OCR है इनका, साउथ एशियन लैंग्वेजेस का, मतलब उर्दू का पर्टिकुलरली, जो उर्दू के जो देखिए, टेक्स्ट कुछ उनका। OCR technology is the main feature when it comes to data entry, right? Then you're talking about blogs, you're talking about editable data. Data can be edited only that is not published, right? You cannot actually, you don't need to edit data that is already published. The problem with Marcia is that you don't have any history of published data. So there is no data available. How can you write blogs when you don't know the basis of it, right? So that's why eMarcia पे आप ब्लॉग्स भी आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है ना? वो एडिटेबल डेटा की तरफ आएगा, सही है ना? उसके लिए आप टोकन्स यूज करेंगे, आप बिट्स एंड बाइट्स यूज करेंगे, डेटा पॉइंट्स यूज करेंगे, ये तमाम की तमाम OCR टेक्नोलॉजी में आएंगी, मगर दैट इज सिंपली अ पोर्शन ऑफ द डिजिटलाइजेशन, इट इज नॉट द डिजिटलाइजेशन इटसेल्फ. You are trying to use editable data to make sure that you are digitalizing Marcia. How can you use it if you don't have the actual content of Marcia already digitalized? OCR is a branch of digitalization, not the digitalization by itself. Right? It is a branch of digitization. And when it comes to the most accurate OCR system, when you talk about the most accurate, that means that you have to capture data from structured and unstructured documents. Right? You need documents where you are extracting data, and those documents needs to be structured or unstructured. And you don't need any rules. You set up your own rules there. Right? Now, why do you use OCR? Is because you want to automate data and you want to automate data extraction. Right? That's why you need to do these things. सही कह रहा हूं ना मैं? OCR का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए तो आपको ये बात समझ में आती है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा के बगैर OCR सिस्टम काम नहीं करता जी। मगर आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर आप OCR सिस्टम की बात करेंगी तो आपको सिंपली जो है ये देखना पड़ेगा कि आपके पास पहली बात ये स्ट्रक्चर्ड डेटा मौजूद हो, और दूसरी बात ये है कि जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं वो इन पेज कहलाता है। इन पेज सॉफ्टवेयर, वो इन पेज सॉफ्टवेयर वर्ड के सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर आप वर्ड में आप डेटा लिख रही हैं या कंपोज करवा रही हैं या आप इन पेज में करवा रही हैं, 99% किताबें, 100% किताबें आज जो उर्दू में पब्लिश हो रही हैं वो इन पेज में होती हैं। तो आप उस पर रिसर्च कीजिए इन पेज पे कि इन पेज क्या काम करता है। इन पेज का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे प्रोग्राम से। तो अब उसमें इन पेज हो गया, इसके अलावा आपका जो वर्ड के जरिए हो रहा है वो हो गया, और तीसरा वर्ड जो है वो कंपैटिबल है इंटरनेट पे राइटिंग पे, ब्लॉग राइटिंग पे। तो जो आप इंटरनेट पे कर रहे हैं वही आप वर्ड पे भी कर सकते हैं, वही आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। तो वो आपको डेटा, एडिटेबल डेटा देगा जो कि आप ब्लॉग्स पे यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप अगर जाके देखें फरोग मर्सिया पे तो बहुत सारे आपको मज़ामीन इस तरह के नजर आएंगे जो कि मैं भी कभी कभार उठा के यूज करता हूं और ई मर्सिया की वेबसाइट पे इंट्रोडक्शन देता हूं उसके। वो एडिटेबल डेटा है, वो एडिटेबल डेटा है।
अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ। ओके। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि मर्सिया की जो पॉपुलैरिटी है जनरल लोगों में, पब्लिक में, तो वो एज कंपेयर टू अदर उर्दू जॉनरास कैसी है? कम है, ज्यादा है, बराबर है? और आपका रीजन ऐसा उस वजह से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर दौर में जितने लोग जिस फील्ड पे काम करते हैं उससे उसकी मशहूरी का अंदाजा हो सकता है, उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं हो सकता। हम्म। हर मशहूर चीज वैल्यूएबल नहीं होती, हम्म। सही है ना। बिल्कुल। अब सही कह रहे अगर आपकी उर्दू इतनी अच्छी होती तो मैं आपको शेर बताता है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, हैं। है ना। तो आप हर चीज को मशहूरी का जाविया नहीं होता, ये देखा जाता है कि क्वालिटी क्या है। हर चीज क्वालिटी को परखा जाता है। उर्दू शायरी में पहले पहल हम लफ्ज रिसा इस्तेमाल होता है, और मरसिया लफ्ज रिसा से निकला है। रिसा में आपको सलाम भी मिलेंगे, नौहे भी मिलेंगे, मरसिया भी मिलेंगे। मगर मशहूरी ज्यादातर हमारे जमाने में जो हुई है वो नौहों की हुई है। वजह उसकी है कि नौहे बहुत कम छोटी उसमें होते हैं, और नौहे जो हैं वो सिंपली ज्यादा पढ़े जाते हैं मुहर्रम में। तो हम लोगों ने नौहों की तरफ बहुत ज्यादा अपना तसव्वुर अपना इख्तियार किया। सलाम के शायर बहुत हैं, और सलाम महफिलों में बहुत पढ़े जाते हैं, तो हमने सलामों की तरफ अपना रुझान बरकरार किया। मरसिया is the epic story of Urdu literature and Karbala both. So Marsiya is not only Shia. मरसिया किसी मजहब का नहीं है। मरसिया इकबाल के मरने पर भी लिखा गया, मरसिया गालिब के मरने पर भी लिखा गया, मरसिया जो है वो हर दौर में पढ़ा गया। अच्छा, उसमें मेरे लेक्चर्स हैं कुछ छोटे मोटे, मैंने यहाँ पे हैदर टीवी पे तकरीबन 15-16 लेक्चर्स मैंने दिए हैं मरसिया की तारीख। वो अगर वो मैं आपको लिंक उसका भेज दूंगा अपने 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 चैनल का, तो आप उसमें जाके सुन सकती हैं ये सारी बातें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मरसिए का क्या ताल्लुक है, मरसिए की हिस्ट्री क्या है, मरसिए की वैल्यू क्या है। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं अभी देख सकता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको भेज। आप सवाल, आप बाकी भी अपने सवाल कर सकती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से जो क्लासिकल मरसिया है वो, और जो शिफ्ट आया एक नए नए मरसिया में जो अभी आजकल के टाइम में लोग लिख रहे हैं, आप वो एक मतलब आप अपने व्यूज दीजिए मुझे उसके ऊपर। उनको मरसिया, जदीद बोलेंगे जो आज के टाइम में लोग लिख रहे हैं, या वो कौन से वाले टाइम के हैं जो जदीद मरसिया बोलते हैं जिनको? मैं आपको बता, मरसिया सिंपल सी बात, एक बात मैं अगर आपको बोलूं बेटा, कि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर दौर में मरसिया मुख्तलिफ जहत में लिखा गया, मुख्तलिफ कैटेगरी में लिखा गया है। द कैटेगराइजेशन इट वॉज डिफरेंट, द इंफॉर्मेशन वॉज डिफरेंट, अगर टॉपिक वही था जिस टॉपिक पे लिखा जाना चाहिए था। अगर आप ये, और इसलिए जो मैंने अभी आपको लिंक भेजा है, इसमें आपको इस सवाल का जवाब 14 एपिसोड्स में मैंने आपको दिया है कि मरसिया सौदा के दौर में डिफरेंट था, मरसिया मीर के दौर में बिल्कुल डिफरेंट था, उससे पहले हैदराबाद दक्कन में जो मरसिया लिखे जाते थे वो कंप्लीटली डिफरेंट। ये सारी चीजें सब की सब डिफरेंट होके जब मीर जमीर के दौर पे पहुंची, तो उसने मरसिए को कैटेगराइज किया, मरसिए को पार्ट्स दिए, अज्जा दिए, जो कि अज्जा के तौर पे शुरू हुए। रुखसत, आमद, घोड़ा, तलवार, बैन, ये सारी की सारी चीजें जब आई, मगर जमीर ने खुद अपने मरसियों में उसको फॉलो नहीं किया। जमीर के इतने ज्यादा मरसिया आपको नहीं मिलते जिसमें सारे के सारे एक मरसिया जमीर का मिलता है, जो कि सिलेबस के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे अज्जा मिलेंगे जो कि जमीर ने डिफाइन किए हैं। उसको बढ़ाया अनीस ने, दबीर ने, मूनिस ने, उन्स ने, वहीद ने, ये तमाम के तमाम लोगों ने उसको बढ़ा के सिंपली जो दौर दिया वो ये दौर था कि जिसमें आपने कहा कि इसे हम क्लासिकल मरसिया कहेंगे। फिर हर दौर में, हर जमाने में जो पंडित होते हैं उन्होंने कहा जनाब अगर किसी मरसिया में ये नहीं है तो हम उसे मरसिया ही नहीं कहते।
मैं इस बात को मानने वालों में से नहीं हूं। मेरे नजदीक हर दौर में लिखे जाने वाला मर्सिया मर्सिया है। उसकी जहत डिफरेंट है, उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, उसकी कैटेगरी डिफरेंट है और उसकी रिसोर्स डिफरेंट है। क्लासिकल के बाद जब हम बात करते हैं जदीद मर्सिया में टॉपिक्स आए, क्योंकि दौर कम्युनिज्म का दौर था और मर्सिये का शायर जो है वो सोशलिस्ट भी था, कम्युनिस्ट भी था, तरक्की पसंद भी था। उसमें तरक्की पसंद दौर में जदीद असरी मर्सिये लिखे गए। उसमें आपने जो है वो उन टॉपिक्स को बढ़ाया जहां आपने हक को मुंसलिक किया इंसानी हुकूक से, ह्यूमन राइट्स और करबला आके आपस में मिल गए। ये तमाम की तमाम चीजें होती रही। फिर आज के दौर में एक नया कंसेप्ट आया, वो नया कंसेप्ट है रिसाई नज्मों का। उन्हें मैं उन्हें भी मर्सिया कहता हूं। हालांकि लोग ये कहेंगे कि नहीं जनाब, ये तो इसमें तो ना आमद, ना घोड़ा, ना तलवार, ना कुछ। तो हर 20 साल के बाद, हर 50 साल के बाद लिटरेचर और लैंग्वेज अपनी राहें बदलती है। और तो जब लिटरेचर और लैंग्वेज अपनी राहें बदल रही है तो मर्सिया क्यों नहीं बदले? आज के 100 साल बाद हम मीर अनीस के दौर वाला मर्सिया थोड़ी उठाएंगे। हालांकि उठाना चाहिए जी। अपनी रिवायात को आगे बढ़ाना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम उसमें तरक्की होने को रोक भी नहीं सकते। तो ये लोग जो थे, मीर अनीस थे या मिर्जा दबीर थे या दिलगीर थे, ये आधे पैगंबर थे। they were the prophets of the era of मर्सिया। इनको आप कभी भूल नहीं सकते। मगर क्या आप ये चाहेंगे कि जैसे कपड़े वो पहनते थे वैसे ही आप आज के दौर में पहने? नहीं कर सकते। आप ये चाहेंगे कि जिस तरह से वो मजलिसें पढ़ते थे आप उस दौर में आज की 21st जनरेशन को अगर आप जो है वो उस तरह के, मुझे डिक्लाइन करने दीजिए, कोई बात नहीं, आप उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो उसमें तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी तरह से भी किसी भी चीज को निगेट करूंगा। मेरे नजदीक हर मर्सिया की फॉर्म बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें सबसे ज्यादा मेरी अहमियत जो है वो अनीस और दबीर के लिए बहुत इज्जत है। अनीस, दबीर, मूनिस, दिलगीर, तशफ़ी, ये जितने भी शायर थे, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी और इन लोगों का एक एक मिसरा जो है वो ऐसा है कि आप सर पे रखें उसे। तो मेरे नजदीक हर मर्सिये का दौर बहुत अहमियत का हामिल है। हर मर्सिये का दौर बहुत अहमियत का ही नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मैं कुरान के बाद अगर किसी किताब को मानता हूं वो नहजुल बलागा है, और अगर नहजुल बलागा के बाद किसी किताब को मानूंगा तो वो अनीस और दबीर के मर्सियों की किताब होगी। ठीक है जी। आपके पास ऑन एन एवरेज कितने सबमिशंस आते होंगे एक मंथ में? ये आपको पूरे दुनिया से आते होंगे ना, ऑब्वियसली सब जगह से आते होंगे। मुझे लखनऊ से मुस्तर जौनपुरी अभी कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें मैं कॉल करके मैं बता देता हूँ कि रुक जाइएगा, मैं बता दूं। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी सलाम अलैकुम मुस्तर साहब, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, उसके बाद फौरन आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी, आप मेरे पास अब 10 मिनट और है, आप उसमें बात कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये मेरा एक दो क्वेश्चन और है, बस एक ये वाला कि आपको कितने सबमिशंस आते होंगे ऑन एन एवरेज मंथ में? मुझे सबमिशंस जो आते हैं वो मेरी एक सेपरेट ईमेल है, उस पर मेरे पास आते रहते हैं, वो जमा होते रहते हैं और उनको फिर मैं वक्तन निकाल कर आगे बढ़ाता रहता हूँ। मुझ तक साल भर में कोई 250 के करीब सबमिशन आते हैं। तो उसमें सब ऑडियो विजुअल और ये जो टेक्सचुअल फॉर्म है दोनों लोग सबमिट करते हैं, है ना? दोनों टाइप में। ऑडियो विजुअल में तो नहीं आते इतने ज्यादा, क्योंकि इतने ज्यादा ऑडियो विजुअल में मेरे ख्याल में अगर 20 आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, मगर ज्यादातर जो है वो टेक्स्ट ये पीडीएफ फॉर्म्स में आते हैं। अच्छा। लोग अपने भी जो उन्होंने लिख रखे होते हैं वो, और जो उनके पास कलेक्शंस होते हैं वो वाले भी आपको देते हैं? बिल्कुल, दोनों तरफ।
और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि लोग ज्यादातर टेक्सचुअल फॉर्मेट प्रेफर करते हैं या ऑडियो विजुअल? जब सपोज कोई मजलिस होती है या सपोज मुहर्रम चल रहा है उस टाइम पर, तो लोग कौन सा? मुहर्रम में ऑडियो विजुअल ज्यादा चलता है, और वैसे पूरे साल में जो है वो टेक्सचुअल फॉर्म ज्यादा चलती है। तो ये फर्क है। जो शोज हैं उनको खवातीन बहुत ज्यादा, जो ई मर्सिया में जो वेबसाइट है उसमें बस्ता सोजखानी है, उसमें तकरीबन 500 के करीब शोज जो 10-12 बंद के मर्सिए होते हैं, जिन्हें हम शोज कहते हैं, तो में पढ़े जाते हैं, खवातीन मर्द पढ़ते हैं वो ज्यादा, बहुत ज्यादा उसमें, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक लिखे हुए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो खवातीन इंटरेस्ट लेती हैं, क्योंकि उन्हें नए मर्सिया पढ़ने को मिलते हैं। तो वो ज्यादा दौर होता है, मगर रेस्ट ऑफ द ईयर सारी चीजें जो है वो नसर में चलती हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में चलती हैं। बस सर, थैंक यू सो मच।